Hello students, have a nice day. Students, today we are going to discuss chapter number first of history, and today we are going to do heading number 4, the making of Germany and Italy. आज हम पढ़ेंगे the making of Germany and Italy. ये वाली जो हेडिंग है इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 4.1 जो हमारी हेडिंग है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो इसको जूम कर लेते थोड़ा सा. देखिए, जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन. जर्मनी कह रहे कि जो कैन द आर्मी कैन बी आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन. ये जो क्वेश्चन दिया गया स्टार्टिंग में, इसको समझना हमें ज़रूरी है. कह रहे जो आर्मी है, जो सेना है, वो किसी भी नेशन का, नेशन मतलब क्या होता है, राष्ट्र होता है, कोई भी देश होता है, उसका आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट का मतलब होता है शिल्पकार. शिल्पकार आप समझते हैं? जैसे आप अपना घर बनवाते हैं या कोई भी हम सरकारी बिल्डिंग या कुछ भी बिल्डिंग्स बनती है, पुल्स बनते हैं, तो पहले उसका आर्किटेक्ट एक नक्शा बनाता है ना. जब उसका जो मैप बनता है, जो नक्शा बनता है, उसमें कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि इसमें कितनी मजबूती रहेगी, कहाँ पर कौन सा पिलर डालना है, किस तरह से इसके डिज़ाइनिंग करना है, कहाँ से एयर के आने की जगह किस तरह से. तो इसी तरह से अगर किसी भी देश को बनाना है तो उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है. बल्कि जो आर्मीज़ है, आर्मी एक सेट ऑफ रूल्स पे चलती है. ठीक है. तो देश के अंदर आर्मी का रूल्स अगर स्थापित हो जाए तो जो जीवन है वो इतना आसान नहीं रह सकता. तो यही एक क्वेश्चन उठा यहाँ पर कि कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ नेशन. आफ्टर 1848 1848 के बाद नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन. अब जो राष्ट्रवाद था यूरोप में, ये क्या हुआ, मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी. अब जो ये जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था, डेमोक्रेसी से, रेवोल्यूशन से, क्रांति से, इससे कहीं दूर हट गया. नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफ्टन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स एंड प्रमोटिंग स्टेट्स पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप. और जो नेशनल सेंटिमेंट्स थे, ठीक है, ये सब चले गए. जो कंजर्वेटिव्स थे, इन्होंने क्या किस चीज़ को प्रमोट किया कि जो स्टेट्स को पावर मिले, मतलब उनके पास जो स्टेट्स की पावर हो और राजनीतिक अधिकार जो यूरोप के हैं अधिकतर उन्हीं के पास रहे. दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली कैम बी यूनिफाइड नेशन एंड नेशन स्टेट्स. और ये कैसे ऑब्जर्व किया गया, इसका आकलन किया गया जब जर्मनी और इटली को एक स्टेट्स की तरह, एक राष्ट्र की तरह ये इकट्ठे हो गए. एज यू हैव सीन, जैसा कि आपने देखा, नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स. आपने देखा कि राष्ट्रवाद की जो भावना थी, जो मिडिल क्लास जर्मन थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी. हु इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन ऑफ द जर्मनी कॉन्फेडरेशन इनटू द नेशनल स्टेट गवर्नमेंट बाय द इलेक्टेड पार्लियामेंट. जिन्होंने 1848 में कोशिश भी की थी कि जो क्षेत्र था जर्मन कॉन्फेडरेशन का, उसको भी इस अपने जो इलेक्ट्रल जो पार्लियामेंट है, जो इन्होंने पार्लियामेंट चुनी थी, लोकसभा चुनी थी, उसमें ये शामिल हो जाए. दिस लिबरल इनिशिएटिव एंड नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ द मोनार्की एंड मिलिट्री सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंडओनर्स कॉल्ड जुनकर्स ऑफ पर्सिया. अब ये जो इस तरह की सोच थी, विचार थी, इनको रिप्रेस कर दिया गया, मतलब इनको दबा दिया गया. एक कंबाइंड फोर्स, मतलब कई लोगों ने मिलकर, इसमें कई शक्तियां जो हैं इकट्ठे ही काम करती. वो शक्तियां कौन सी थी, जो जैसे मोनार्की था, जो राजतंत्र था वो था, मिलिट्री थी, आर्मी थी, और इनको सपोर्ट कौन कर रहे थे, लैंड ओनर, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, जिनको जंकर्स बोला जाता था, पारसी जो पर्सिया के थे, ये लोग इनको सपोर्ट करते थे. फ्रॉम देन ऑन, और उसके बाद से पर्सिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ द नेशनल यूनिफिकेशन. उसके बाद पर्सिया ने ही लीडरशिप की, मतलब नेतृत्व किया, किसका, ये जो यूनिफिकेशन, एकीकरण का जो प्रक्रिया चली, इसका जो हेड बना, सरगना बना, वो कौन बना, पर्सिया बना. ठीक है, क्योंकि पर्सिया ने ही उसमें सपोर्ट की थी. इट्स चीफ मिनिस्टर्स ओटो वॉन बिस्मार्क. देखिए, ये बिस्मार्क के बारे में आपको बार बार सुनने को मिलेगा, बिस्मार्क की संधि, और भी बहुत हिस्टोरिकल कैरेक्टर है ये बिस्मार्क. तो कह रहे हैं ओटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द पर्सियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी. जो ऑटो वॉन बिस्मार्क था वो एक आर्किटेक्ट था, मतलब शिल्पकार था, उसी की मेन प्लानिंग थी, किसके पीछे,
कैरी आउट द हेल्प, और उसने पर्शियन आर्मी की हेल्प ली। ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं नौकरशाही को, जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, अधिकारी लेवल के होते हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं। 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स, और 7 साल में 3 युद्ध हुए विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। किस किस से? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे ये जो युद्ध हुए थे इनके बारे में, ऑटोमन, बिस्मार्क के ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप अंडरलाइन कर लेंगे। विक्टोरी एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, फिर इन्होंने पर्शियन इन पे जीत हासिल की और इस तरह से जो यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको पूरा किया। इन जनवरी 1871 जनवरी में पर्शियन किंग, जो वहाँ के राजा थे, विलियम I वाज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल। तो वर्सेल में एक सेरेमनी हुई थी, कार्यक्रम था, वहाँ पर उन्होंने जो है प्रोक्लेम, दावा किया जर्मनी के ऊपर अपना। ठीक है। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग इन 18 जनवरी 1871, आप जानते हैं कि जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो जिसमें बहुत जल्दी बर्फ़ की तरह जमा देने वाली सर्दी थी। 18 जनवरी 1871 को, उस समय एज an assembly comprising of the prince of the German states, representatives of the army, important Prussian minister, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unhated hall of mirrors of the place of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Prussia। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में बता रहा है कि 18 जनवरी 1871 को जो एक असेंबली, मतलब एक सभा का आयोजन किया, जिसमें राजकुमार थे, प्रिंस स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, आर्मी के जो प्रतिनिधि वो थे, इम्पोर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर थे, मुख्य जो पर्सी के मिनिस्टर थे, और चीफ मिनिस्टर ये जो ऑटो वन बिस्मार्क वो भी वहाँ था। और वहाँ पर एक जो हॉल था, ठीक है, हॉल ऑफ मिरर में वर्साइल्स में, वहाँ पर जर्मनी के जो एम्पायर है वो कैसर विलियम फर्स्ट जो पर्सिया का था उसको घोषित किया गया था। तो देखिए, ये आपके सामने जो है मैप है, ठीक है, ये मैप है। देखिए, ये इस मैप में अलग अलग देखिए कलर से हमको दिखाया गया। जो मैप देखिए, जब हम मैप की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले जो ये जो इसके सिंबल्स दिखाए जाते हैं इसके ऊपर हमें ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर देखिए पर्पल कलर से जो हमें दिखाया गया है, ये दिखाया गया है पर्सिया बिफोर 1866, मतलब जो पर्सिया 1866 के बाद था। और जो येलो कलर से आपको दिखाया गया कॉन्कर्ड बाय पर्सिया इन ऑस्ट्रो पर्सिया वॉर, जो ऑस्ट्रो पर्सिया वॉर हुई थी उसमें 1866 में वो क्षेत्र दिखाए गए हैं। फिर ग्रीन से दिखाया गया है ऑस्ट्रियन टेरिटरीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम जर्मनी कॉन्फेडरेशन 1867। इसके बाद दिखाया गया जॉइन विद पर्सिया फॉर जर्मनी, इसको भी ग्रीन कलर से दिखाया गया है, थोड़ा सा शेड में फ़र्क है। और उसके बाद ऑरेंज कलर से साउथ जर्मन स्टेट ज्वाइनिंग पर्सिया टू फ्रॉम जर्मन एम्पायर 1871। और ये जो पर्पल वाला फिर देखिएगा वॉन बाय पर्सिया इन फ्रांस वॉर 1871। तो ये सब इसमें जो है ये दिखाया गया है। अभी देखिए पर्सिया का एरिया कितना है, ये इतना पर्सिया था। तो अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए ये सब पर्सिया का एरिया है, ये भी पर्सिया का एरिया, ये इन्होंने जीता हुआ है। तो ये मैप है। अब आपका होमवर्क है कि इस मैप को जो है अच्छे से आप स्टडी करेंगे, कल इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और जितना पढ़ाया है आपको उतना आप बढ़िया से इसको रीड आउट कर लेंगे। और कल जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा उसमें हम जो 4.2 हैं इटली यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इसके बारे में हम देखेंगे।